सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टारगेट जीएस 23 बैच। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं घातांक और घात यानी कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं वो सारा का सारा मैं यहाँ पर नोट डाउन कर लिया हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या का मतलब किस चीज़ के बारे में, कि घातांक या फिर घात होता क्या है, कि कैसे हम पता लगाएंगे कि घात क्या है और कैसे हम पता लगाएंगे कि घात का वैल्यू क्या होगा, वो हम लोग क्या में देखेंगे। दूसरे पे हम लोग देखेंगे ऋणात्मक घात। ऋणात्मक घात का मतलब अगर किसी भी संख्या पर माइनस में पावर लगा हुआ है, जैसे 2 पर -2, तो उस माइनस का क्या मतलब होता है। उसके बाद देखेंगे घातांक के नियम। घातांक पर कुछ फॉर्मूला है, कुछ नियम है, वो सारे नियम हम लोग देखेंगे। और उसके बाद फाइनली हम लोग देखेंगे घातांकों के मानक रूप, यानी कि बहुत बड़ा एक नंबर है, उस नंबर को अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो छोटे से वैल्यू में, तो हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। क्लियर है? चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके पहले जैसा कि मैं आप लोग को इसके पिछले वीडियो में वादा भी किया था कि इसके पिछले सारे वीडियोज में जो भी आप लोग को डाउट होगा, आप लोग हमसे व्हाट्सएप के जरिए आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो कुछ बच्चों ने डाउट भेजा हुआ है, तो वो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 2 बच्चों का आया हुआ है, एक है विकास यादव का और एक है शिवम चौरसिया का। तो विकास मेरे पास 4-5 क्वेश्चन भेजा हुआ है सॉल्व करके। तो बाबू आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, विकास के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शिवम चौरसिया जो क्वेश्चन भेजा हुआ है उसमें 2-3 जगह मुझे दिक्कत लगा है, वो सारा मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। और ये डिस्कस करने के पहले मैं आप लोगों से एक बात बता दूँ, एक नहीं 2 बात बताना है। पहली बात ये कि कुछ बच्चे जो नए जुड़े हुए हैं चैनल पे, क्योंकि आज कुछ स्कूलों में हमसे टीचरों से बात भी हुआ है, कुछ संपर्क हुआ है, तो बच्चों का 1-2 शिकायत है। पहला शिकायत ये है, कोचिंग में भी बच्चे ये बोल रहे थे कि सर लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, 1 घंटे से कोई लेक्चर बड़ा हो जा रहा है, देख के थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे जब मैं पढ़ा रहा हूँ, जो लाइव अगर क्लास में आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे टीचर का रिमोट आपके हाथ में नहीं होता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पढ़ें, लाइव पढ़ रहे हैं या फिर ऑनलाइन वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो अगर आप लोग यूट्यूब से देख रहे हैं, तो टीचर का सारा रिमोट आपके हाथ में है। देख रहे हैं 1 घंटे का 1.5 घंटे का वीडियो, कुछ देर बाद देखने के बाद अगर ऐसा हो कि बोरियत महसूस होने लगे या फिर कुछ ऐसा, ये नॉर्मल है, ह्यूमन बींग्स का ये एक तरीके से कैरेक्टर है कि लगभग 40 मिनट के बाद कंसंट्रेशन डाउन होने लगता है। आधे घंटे 40 मिनट के बाद से जो कंसंट्रेशन पूरा फोकस आता है, वो फोकस अपने आप डाउन होने लगता है। ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होगा। तो अगर ऐसा आपको हो रहा है आधे घंटे 40 मिनट के बाद, तो क्या दिक्कत है, एक बार पॉज करिए। वहाँ पे तो सारा रिमोट, मेरा रिमोट आपके पास है, मुझे कब जो भी सामने पढ़ा रहा है उसे कब तेज करना है, कब धीरा करना है, जहां थोड़ा भी प्रॉब्लम हुआ पीछे कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं। कोई ऐसा टॉपिक चल रहा है जो टॉपिक आपको अच्छी तरीके से मालूम है, स्कूल में कोचिंग में कहीं पढ़े हुए हैं, वही बात मैं अगर यहाँ पे बता रहा हूँ, आप उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं थोड़ा बहुत। या फिर 1 घंटे का लेक्चर है, आप 2 बार 3 पार्ट में करके देखिए, आधे घंटे 20 मिनट 25 मिनट देखिए, उसके बाद से उसको पॉज करिए, जाइए एक बार चाय पी लीजिए, पानी पी लीजिए, या फिर थोड़ा सा घूम फिर के आ जाइए, उसके बाद देख लीजिए। ये तो ऑप्शन आपके पास है ना। अब 1 घंटे 1.5 घंटे का लेक्चर को टुकड़े में 20-20 मिनट 25-25 मिनट करके रिकॉर्ड करने में भी प्रॉब्लम है। तो बेहतर है कि भैया जो भी क्वेश्चन आप लोग को मिल रहा है, जो भी लेक्चर आप लोग को मिल रहा है, उस लेक्चर को अगर आपको लंबा दिख रहा है तो आप उसको ब्रेक में कर लीजिए ना, पार्ट में करके आप देख सकते हैं। पहला दिक्कत ये। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो भी यहाँ पे लेक्चर वगैरह चल रहा है, क्लास वगैरह जो भी यहाँ पे चल रहा है, अगर कोई बच्चे जो आज जुड़े हुए हैं आजकल में, यानी नए जो बच्चे जुड़े हुए हैं, वो बच्चे अगर पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, क्योंकि आज कुछ स्कूल में हमसे बात हुआ है, पता ये चला है कि लगभग 2 से 3 दिन में उन लोग का जो फाइनल एग्जाम है वो एग्जाम भी खत्म होने वाला है। और ये बहुत अच्छी बात है कि जो हम लोग का कंपटीशन एग्जाम होने वाला है वो 26 मार्च को लगभग सारे स्कूलों में उस समय तक एनुअल एग्जाम कंप्लीट हो चुका रहेगा। फाइनल जो सालाना परीक्षा, वार्षिक परीक्षा है, वो समाप्त हो गया रहेगा। तो आप लोग उससे भी निश्चिंत हो गए रहेंगे, डायरेक्ट आप लोग को उसका पेपर देना है। तो अगर 1-2 दिन में, कुछ स्कूल में तो शायद खत्म भी हो गया है, लेकिन 2-3 स्कूल में जिसमें खत्म होने वाला है, खत्म हो जा रहा है, उसके बाद आप लोग के पास पूरा फोकस है टारगेट जीएस 23 बैच। कौन सा बैच? टारगेट जीएस 23 बैच। आप लोग के पास जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे यहीं से मिलने वाले हैं, ये बात मैं आप लोग को पहले से भी बता दिया हूं। तो जो भी लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 14, 14 लेक्चर ऑलरेडी वहां पे अपलोड, इसी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। ये 15वां लेक्चर मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूं इस बैच का। वीडियो तो लेक्चर तो काफी पड़े हुए हैं, लेकिन कुछ बड़े क्लास के 11th के कुछ वीडियो हैं जो सीबीएसई बोर्ड के, वो आप लोग को नहीं देखना है। फिलहाल आप लोग को जो भी लेक्चर ऐसे हैं जो आप लोगों ने मिस किया है, जो टारगेट जीएस 23 करके जो प्लेलिस्ट है उसमें का अगर आपने एक भी वीडियो मिस किया तो सर खतरा है वहां पे पेपर में। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे बाई चांस, जो मैं यहां बताया हूं, आप गलती से वो वीडियो मिस कर दिए, चले गए पेपर देने, आ रहे हैं शाम को, फिर वो वीडियो खोला, अरे यार काश ये वीडियो मैं कल देख लिया होता। तो ये पछतावा नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो बेहतर है कि आप लोग एग्जाम के पहले जो बच्चे वीडियो एक पूरा फाइनल देख लिए हैं, एक बार रिवाइज आप भी कर लीजिए। और जो नए जुड़े हुए हैं वो इन सारे वीडियो को ओपन करने से पहले आप लोग
बेहतर होगा कि आप लेक्चर 1 से उसको स्टार्ट करें, लेक्चर 1 से सारे सारे देखिए, क्योंकि जो भी सिलेबस को अरेंज किया गया है, सिलेबस हम ही लोगों ने अरेंज किया है, तो जो भी सिलेबस अरेंज किया गया है वो सारा सिलेबस एक इंटरलिंकिंग पैटर्न में है। इंटरलिंकिंग पैटर्न का मतलब पहला कहीं ना कहीं दूसरे से लिंक है, दूसरा कहीं ना कहीं तीसरे से लिंक है। अगर पहला दूसरा तीसरा मिस करके आप सीधे चौथे पांचवें आठवें पर अगर आप जाते हैं तो शायद आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। तो बेहतर है कि वो प्रॉब्लम ना हो, आप एक सीक्वेंस से चलें, आप एक पैटर्न से चलें। इसके लिए लेक्चर नंबर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 इस तरीके से चलेंगे, ठीक है। तो ये 2 बात बताना था। अब हम लोग आते हैं ये डाउट वाले क्वेश्चन पे। तो शिवम चौरसिया जो लड़का है क्वेश्चन भेजा हुआ है, भेजा था, उसमें कुछ गलतियां हैं, वो गलतियां हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। एक जो लेक्चर में रिकॉर्ड किया था रेखाएं और कोण, जो चैनल पे है, उस पे एक टॉपिक था समांतर रेखाओं पर तिर्यक छेदी रेखा। और समांतर रेखाओं पर तिर्यक छेदी रेखा वाले टॉपिक में मैं एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि 2 समांतर रेखाएं हैं, क्लियर, 2 समांतर रेखाएं। अब देखिए, अब फिर वही बात कि अगर कोई बच्चा इसके पिछले वाले वीडियो रेखाएं और कोण वाला वीडियो नहीं देखा हुआ है और डायरेक्ट ये घातांक घात वाला ये वीडियो ओपन करेगा, जब मैं ये डाउट बताऊंगा तो बाबू आप लोग को प्रॉब्लम होगा। तो बेहतर हमारा राय ये है कि आप लोग स्टार्ट करें उसको, सारा लेक्चर आप लोग स्टार्ट से देख लीजिए। ये रहा 2 समांतर रेखा, एक इस पर तिर्यक छेदी रेखा इस तरीके से गिरा हुआ है और ये कोण था 60 डिग्री। बाकी सारे कोण A B C D E F और G, ये सारे कोण आप लोग को पता करना था। ये नंबरिंग मेरा इधर उधर हो सकता है, जैसे A B C D E F हो सकता है, वहां A मैं यहाँ से शुरू किया हूं, लेकिन बाकी इस कोण को छोड़ के बाकी सारा कोण आप लोग को पता करना था। कैसे पता करेंगे? अब वो कुछ गड़बड़ी ये किया है कि ये 60 है, इसको भी 60 कर दिया है। तो गड़बड़ी क्या है, वो गड़बड़ी मैं यहाँ पूरा सॉल्व करवा दे रहा हूं। आप लोग को 2-3 कॉन्सेप्ट बताया गया था उस समय। रैखिक युग्म, रैखिक युग्म क्या होता है कि जब किसी रेखा पर, ध्यान से समझिएगा, जब किसी रेखा पर कोई एक किरण गिरता है, ये रेखा है और ये किरण है, जब किसी एक रेखा पर एक किरण गिरता है तो 2 कोण बनाता है। इन्हीं दोनों कोण को हम रैखिक युग्म बोलते हैं और रैखिक युग्म हमेशा संपूरक होते हैं। यानी रैखिक युग्म में जो भी 2 कोण होगा, कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही कोण है, वो 2 3 4 5 भी कोण हो सकते हैं। तो रैखिक युग्म में जितने भी कोण होंगे उन सारे कोणों का योग कितना होगा? 180। संपूरक का मतलब ये होता है 180। इसका मतलब कि ये कोण और ये कोण आपस में संपूरक होगा, वही उसी जुगाड़ से। अगर ये दोनों आपस में संपूरक हैं, इसका मतलब ये 60 है तो ये 120 होगा, क्योंकि जोड़ने पर 180 होना चाहिए ना। दिमाग लगाइए, दोनों को जोड़ने पर 180, अगर एक 60 तो दूसरा 120। क्लियर है? तो हम लोग को ए का वैल्यू मिल गया 120, पहला मिल गया। दूसरा देखते हैं बी वाले में। फिर अगर आप ध्यान से देखें इस फिगर को, थोड़ा इधर से देखिए, इस दिशा से, ऐसे ये एक रेखा सीधा दिख रहा है। इस सीधी रेखा के लिए ये एक किरण है, तो यहां पे भी रैखिक युग्म बन रहा है। छोड़िए, ध्यान से बाहर में जाए, रैखिक युग्म भी हम लोग को नहीं देखना है। एक चीज देखिए ध्यान से, एक कॉन्सेप्ट मैं वहीं पे बताया था शीर्षाभिमुख कोण, कि अगर एक रेखा दूसरी रेखा को काटता है तो आमने सामने जो 2 कोण विपरीत कोण बनेंगे उन दोनों को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ये 60 है तो शीर्षाभिमुख से ये 60 हो जाएगा, ये बराबर हो गया 60 डिग्री। अगर ये 120 है तो ये भी तो शीर्षाभिमुख बना रहा है, अगर ये 120 है तो ये भी 120। क्लियर? तो हम लोग को बी मिल गया 60 डिग्री और सी मिल गया 120 डिग्री। हम लोग को 3 कोण मिल चुका है। क्लियर है? उसके बाद हम लोग आते हैं इधर इस इलाके में। तो एक चीज हम लोग वहां पे फिर से पढ़े थे इसी कॉन्सेप्ट में, एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण का मतलब क्या होता है कि जब 2 समांतर रेखाओं पर एक तिर्यक छेदी रेखा गिरता है तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है। यह है एकांतर अंतःकोण का नियम। डायरेक्ट आप ये वीडियो देखेंगे, समझने में प्रॉब्लम होगा, पूरा डिटेल्ड वीडियो आप लोग को वहां पे मिल जाएगा। इस वीडियो का लिंक भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। कैसे इसको एकांतर अंतःकोण बोलते हैं वो सारा वहां पे समझाया गया है। तो ये दोनों कोण आपस में शीर्षाभिमुख और एकांतर अंतःकोण और एकांतर अंतःकोण हमेशा बराबर होते हैं। इसका मतलब कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, इसका मतलब ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। तो अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। क्लियर? इसका मतलब ई भी हम लोग को 60 मिल गया, सी डी और ई हम लोग को मिल गया 60। अब हम लोग को डी के बाद डी ई एफ और जी, हम लोग को अभी 3 पता करना है, डी एफ और जी। तो डी कितना होगा? फिर वही काम करेंगे। फिर जो काम हम यहाँ की, ये 60 था, ये पता किए थे किस तरीके से, रैखिक युग्म, ये 60 है, फिर ये 120, ये डी हो जाएगा 120 डिग्री, ये हो गया 120। अच्छा, इसको पता करने का एक और जुगाड़ है हम लोग के पास, संगत कोण। याद आ रहा है? संगत कोण का मतलब कि ये कोण और ये कोण आपस में संगत कोण होते हैं और संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो अगर ये 120 है तो ये भी 120 होगा। ठीक है? उसके बाद फिर शीर्षाभिमुख कोण, ये 60 तो ये भी 60,
और ये 120 तो ये भी 120। इसका मतलब कि जी मिल गया 60 और एफ मिल गया 120। इस तरीके से हम लोग को फाइनल पूरा का पूरा कोण मिल गया। क्लियर है। तो एक ये था, वो लड़का सिंपल यहाँ 60 था तो इसको भी 60 कर दिया था, इस तरीके से कुछ गड़बड़ी था। तो बाबू ये खासकर शिवम चौरसिया का क्वेश्चन है, तो बाबू आप इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, और बाकी सारे बच्चे अगर उनको भी इसमें कोई डाउट हो तो बाबू आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर उसका एक डाउट है, एक गड़बड़ी है, पूरक और समपूरक कोण। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, बाकी उसको मैं रहने देता हूँ तब तक। पूरक और समपूरक, पूरक और समपूरक जैसे ही ये शब्द आपको सुनने में आए, एक चीज इसके साथ ही आप लोग रट्टा लगा लीजिएगा। पूरक में एक शब्द आपको याद रखना है 90 डिग्री, और समपूरक में एक चीज याद रखना है 180 डिग्री। क्लियर है। पूरक का मतलब दो ऐसे कोण जिनको जोड़ने पर 90 हो, समपूरक का मतलब दो ऐसे कोण जिनको जोड़ने पे 180 हो। तो पूरक 90, समपूरक 180। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया एक बात बताइए 60 का पूरक क्या होगा, तो 60 में हम क्या जोड़े कि 90 होगा, यही जुगाड़ लगाना है। तो 60 का पूरक क्या होगा। तो अब एक बात बताइए, 60 का पूरक लाने के लिए हम 60 में से 90 घटाएंगे या 90 में से 60 घटाएंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट लगा के बताओ फटाफट। जो कि दोनों को जोड़ने पर 90 होना चाहिए। जब दोनों को जोड़ने पर 90 होना चाहिए और हमें पूछा जा रहा है कि 60 का पूरक, तो 60 का पूरक अगर पूछा जाएगा तो हम 60 में से 90 घटाएंगे या 90 में से 60 घटाएंगे। जाहिर सी बात है, बड़े वाले में से छोटा वाला घटता है, 90 में से 60। अब ये वही गलती किया है, आंसर तो उसका सही आया हुआ है, वो क्या किया है 60 में से 90 कर दिया है, 60 माइनस 90, ये गड़बड़ है। हमें क्या करना है 90 माइनस 60 करना है। तो जब भी हमें पूरक पूछा जाएगा, आंसर क्या आएगा 30 डिग्री। तो याद बस इतना रखना है कि जब भी हमें पूरक पूछा जाएगा हमसे, तो हम 90 में से उस कोण को घटाएंगे, और जब भी हमसे 180 पूछा जाएगा जब भी हमसे समपूरक पूछा जाएगा तो हम उसको 180 में से घटाएंगे। क्लियर है। चलिए उसके बाद एक चीज और, ये छोटा सा क्या कहते हैं, एक फालतू का ही मिस्टेक है। फालतू का मिस्टेक कहने का मतलब कि घटाना में गड़बड़ किया हुआ है। एक जगह 144 में से घटा के और 144 में से 25 घटा के वो लिखा था 119। भैया 119 नहीं होगा बाबू, ये 169 होगा। तो इसको सॉरी यहाँ पे प्लस है, यह जोड़ा गया है। तो 144 और 25 को जब जोड़ा जाएगा तो 169 हमें मिलेगा। 119 करके वो रूट में वैल्यू ला रहा था, रूट 119 का वैल्यू निकलेगा नहीं, और रूट 169 जैसे ही मिल जाए तो हम लोग को इसका वैल्यू मिल जाएगा 13। तो इसको देख लेना बाबू, इसको क्लियर सही कर लेना। ठीक है। चलिए अब यहाँ तक हो गया हम लोग का, जो भी डाउट था वो डाउट हम लोग का क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने मेन मुद्दे पे कि आज हम लोग करने क्या वाले हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं आपको पता चल गया है, घात घातांक में ये सब टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं इस बोर्ड को साफ कर देता हूं। क्लियर। चलिए आज हम लोग का पहला कॉन्सेप्ट है क्या। अब क्या घात, यानी कि घात किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं घात घातांक क्या होता है। तो आप लोग क्वेश्चन वगैरह में, बुक वगैरह में, मैथ में आप लोग देखे होंगे कि कोई एक नंबर है 4, और 4 के ऊपर कोने पे एक नंबर लिखा जाता है, इसी को बोलते हैं घात। घात का मतलब कि किसी भी संख्या का गुणा कितना बार होगा। घात का मतलब अगर कोई पूछे, सिंपल इतना बताना है कि अगर 4 पर 2 है तो 4 का गुणा 2 बार होगा, अगर 2 पर 4 है तो 2 का गुणा 4 बार होगा। तत्काल इतना समझिए, फिर अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अगर ऐसा कोई नंबर है, कोई भी संख्या अगर ऐसा लिखा गया है, इस केस में जो ऊपर छोटा सा अंक लिखा जाता है, कई बच्चे ऐसे लिखते हैं 4 पर 2 सीधा ऊपर कर, गलत है ये। तो ये आपको गलती नहीं करना है। आपको कोई भी संख्या है, संख्या के ऊपर घात, यानी कि कोई एक नंबर है ए के ऊपर अगर हमें घात लगाना है तो ऊपर दाहिने तरफ लगाएंगे, ए पर यम। ये बात तो सबको मालूम होगा। इसमें हमेशा ऊपर वाले को हमेशा बोलते हैं घात, इंग्लिश में इसको बोल देते हैं पावर, इसी को एक्सपोनेंट भी हम लोग बोल देते हैं। साथ में नीचे वाला जो है इसको बोलते हैं हिंदी में आधार, और इंग्लिश में इसको बोल देते हैं बेस। क्लियर। इस तरीके से यह है हम लोग का घात। कैसे पहचानेंगे, अगर किसी भी संख्या के ऊपर दाहिने कोने में कोई नंबर लिखा हुआ है तो नीचे वाले को हम क्या बोलेंगे आधार, और ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे घात। नीचे वाले को बेस, ऊपर वाले को पावर। अब इसका मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या पर ऊपर घात लग जाने का मतलब क्या है। तो मतलब बस इतना है कि अगर 4 पर घात 2 लगा है तो 4 का गुणा हम 2 बार करेंगे। 4 पर 2 लग जाने का मतलब 4 का गुणा 2 बार करेंगे। हो गया, 4 में 4 का गुणा 16 हम लोग का आंसर होगा। तो किसी भी संख्या पर घात लग जाने का मतलब कि नीचे वाली संख्या का गुणा होगा हमेशा आधार का। याद रखना है, गुणा होगा हमेशा आधार का, कितना बार होगा ये पावर बताएगा। क्लियर है। यही अगर उल्टा हम कर दें, 2 पर घात 4, तो क्या वैल्यू सेम रहेगा, चेक कर लेते हैं। 2 पर पावर 4 है तो 2 का गुणा 4 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, क्या वैल्यू मिलेगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये भी 16। इस तरीके से अगर हमारे पास ही अगर ऐसा हो, 5 पर अगर हमारे पास पावर अगर 4 आ जाए तो क्या होगा 5 का गुणा 4 बार, 5 का गुणा 4 बार, 5 5
5 और 5 कितना होगा 5 5 25 25 125 25 625, तो 625 हो जाएगा ये फाइनल आंसर। तो इस तरीके से अगर हमारे पास घात का कोई क्वेश्चन हो, कोई भी एक पावर में कोई नंबर दिया हुआ है, उसका अगर हमें वैल्यू निकालना है, अगर फ्रैक्शन में भी हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 1/4, इस पर दे दिया है 3, तो हम क्या करेंगे फिर वही काम। इस केस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा 4 यहाँ आधार का काम करेगा, आधार का काम ये पूरा होगा। तो याद रखने का तरीका क्या है कि जो ऊपर कोने में है ये हम लोग का घात है, बाकी नीचे जितना भी है सब हमारा आधार है। याद रहेगा इतना बात। और जब भी हम वैल्यू निकालेंगे आधार का गुणा घात इतना बार कर देंगे। आधार है 1/4, तो 1/4 का गुणा कितना बार होगा 3 बार, 1/4 1/4 1/4, वैल्यू क्या मिलेगा 1/64, 64, 4 चौके 16, 16 चौके 64। क्लियर है। तो इस तरीके से हमें वैल्यू मिल जाएगा। तो घात क्या है, किसको घात बोलते हैं, किसको आधार बोलते हैं, और घात का मतलब क्या है, आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं ऋणात्मक घात। ऋणात्मक घात का मतलब कि अगर हमारे पास कोई घात है, जैसे 4 पर 2 है, क्या होगा अगर हमारा 4 पर -2 आ जाए। क्लियर, यही हम लोग को समझना है। अगर किसी भी आधार पर घात ऋणात्मक हो जाए, ऋणात्मक का मतलब माइनस में, नेगेटिव, अगर किसी भी बेस पे हमारा पावर नेगेटिव हो जाए, देन व्हाट विल बी इट्स वैल्यू, उसका वैल्यू क्या रह जाएगा। क्लियर, चलिए तो आपको एक शब्द याद रखना है, एक मैं ट्रिक यहाँ लिख देता हूँ। ट्रिक क्या है, एक फॉर्मूला टाइप का है। माइनस पावर का मतलब माइनस घात का मतलब क्या होता है, प्रतिलोम। ये रट्टा रखिएगा, ये रट्टा रखिएगा। एक बार मैं देख लूँ ये फ्रेम में आ भी रहा है या मे भी कट भी सकता है। चलिए पूरा भी बहुत हम लोग के पास जगह। चलिए तो वो तो अभी काफ़ी है, लेकिन फ्रेम हम लोग को थोड़ा सा कैमरे का फ्रेम देखना पड़ता है। चलिए 4 पर -2, अगर 4 पर -2 है तो अगर घात माइनस में है तो माइनस घात का मतलब क्या होगा, प्रतिलोम। आपको इतना याद रखना है। और प्रतिलोम का मतलब क्या है, अगर किसी बच्चे को नहीं मालूम है, हम लोग भिन्न वाले, आई थिंक मेरे ख्याल से सेकंड लेक्चर था भिन्न वाला, साधारण भिन्न, उसमें मैं पूरा बताया हूँ डिटेल में। प्रतिलोम का मतलब आप सिंपल इतना समझिए, किसी भी चीज़ का प्रतिलोम का मतलब सिर नीचे कर देना है, पैर ऊपर, यानी कि उलाट देना है। अगर ऐसा कोई नंबर है भिन्न, इसको ऐसे कर देना है। मतलब अगर अंश बटे हर है तो हम हर को ऊपर भेज देंगे, अंश को नीचे भेज देंगे, यानी कि 2/5 क्या बन जाएगा, 5/2। यही होता है प्रतिलोम का। क्लियर है। तो ये मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ये बेसिक चीज़ है, आप लोग को बताने का कोई जरूरत भी नहीं, आप लोग को पता भी होगा। चलिए तो अब 4 पर -2 का मतलब क्या होगा। अब हम लोग प्रतिलोम तो देख लिए कि भैया माइनस का मतलब प्रतिलोम होगा। अब प्रतिलोम किसका होगा, आधार का या घात का। हम 4 को उल्टा करेंगे या 2 को उल्टा करेंगे, तो माइनस घात रहने का मतलब कि प्रतिलोम हमेशा नीचे वाले का होगा। क्लियर है। यानी कि अगर घात ऋणात्मक है तो प्रतिलोम होगा किसका होगा, आधार का होगा। अब देखिए ध्यान से, 4 पर -2 है, माइनस है तो प्रतिलोम किसका, प्रतिलोम आधार का। आधार में क्या है 4, तो 4 का प्रतिलोम 1/4। और जैसे ही आधार का प्रतिलोम हुआ, माइनस का खेल खत्म। क्लियर है। क्योंकि माइनस का काम सिर्फ इतना है कि आधार को प्रतिलोम बना दे। जैसे ही आधार का प्रतिलोम बना, माइनस का काम खत्म हो जाएगा। अब यहां से माइनस खत्म हो जाएगा, अब ये बन जाएगा ऊपर 2। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे पता चल गया है हम लोग को। 1/4 को 2 बार, 1/4 गुणे 1/4 पर 2, सॉरी अब यहाँ पे 2 लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। क्या वैल्यू होगा 1/4 गुणे 1/4 का, 1/16। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर है। अच्छा एक चीज और, मान लीजिए कोई संख्या पहले से ही बटा में है, पहले से अगर कोई संख्या बटा में है, जैसे 2/3, और इस पर अगर माइनस दे दिया जाए, -3 ले लेते हैं। अगर कोई संख्या पहले से, यहाँ तो बटा में नहीं था, इस पर माइनस लगा हुआ है। अगर कोई संख्या पहले से ही माइनस में है, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमें सिंपल इतना करना है, फिर वही काम। क्योंकि जब ऋणात्मक है फॉर्मूला तो यही काम करेगा, नियम, फिर नियम रहा क्या जाएगा कि इस पर कोई और नियम काम करे, इस पर कोई और नियम काम करे, फिर वो नियम तो रहेगा ही नहीं। तो नियम हमारा ऐसा है जो नियम हर जगह काम करेगा। जब भी हमारे पास किसी भी आधार पर घात माइनस है, तो माइनस का मतलब प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब उल्टा, किसका उल्टा, नीचे वाले का उल्टा। तो 2/3 का उल्टा 3/2 उल्टा हो जाएगा। 2/3 क्या बन जाएगा, 3/2। और अभी बताया हूं, जैसे ही प्रतिलोम हुआ, माइनस का खेल खत्म। अब ये माइनस यहां से गायब हो जाएगा, ऊपर सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा। वैल्यू क्या मिलेगा, 3/2 का गुणा 3 बार, 3/2 गुणे 3/2 गुणे 3/2। अब इसका वैल्यू क्या आएगा, ये आपका काम है पता करना। 3 का आपस में गुणा, 2 का आपस में गुणा, फाइनल आंसर। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे पास ऋणात्मक घात का भी हम लोग को वैल्यू पता चल गया कि किसी भी संख्या पर अगर ऋणात्मक घात हो, उसका वैल्यू क्या होगा। क्लियर है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं घातांक के कुछ नियम है, कुछ फॉर्मूला है, वो देख लेते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। क्लियर। चलिए तो हम लोग देखते हैं घातांक के कुछ नियम, रूल्स ऑफ पावर। तो 4-5 इसके नियम है, वो नियम मैं एक एक करके पहले यहाँ लिख देता हूँ पूरा नियम, उसके बाद एक एक का हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझ लेंगे। तो पहला नियम है गुणा वाला।
तो पहला नियम क्या है, फटाफट मैं लिख रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ लिखते चलिए। ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इज इक्वल्स टू ए टू द पावर m प्लस n, पहला हो गया। दूसरा गुणा का हो गया, भाग पे चलना है, ए टू द पावर m डिवाइडेड बाई ए टू द पावर n इज इक्वल्स टू ए टू द पावर m माइनस n, ये भी हो गया। थर्ड नंबर डिवाइड पर ही एक और है, ए टू द पावर m डिवाइडेड बाई b टू द पावर m इज इक्वल्स टू a बाई b टू द पावर m। ये एक ही जैसा है, यह भी भाग ही है, यह भी भाग ही है, अंतर बस ये है पावर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पावर m n अलग अलग है, यहाँ पावर सेम है, इसलिए थोड़ा सा वैल्यू में चेंज हो गया है। फोर्थ नंबर है, अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए तो क्या करेंगे, a टू द पावर m, इसके ऊपर एक और पावर लग जाए तो क्या होगा, a टू द पावर mn, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर m इंटू n, ये दोनों सही है। फिफ्थ नंबर हम लोग को एक और देखना है, अगर किसी भी नंबर पर पावर जीरो हो जाए, टू दी पावर जीरो, उसका वैल्यू क्या होता है हमेशा 1। तो आप लोग अगर इसको साथ साथ नोट कर लीजिए, अगर नहीं नोट किए हैं तो मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ, आप लोग इसको फटाफट नोट कर लीजिए। क्लियर, चलिए अगर नहीं भी हुआ होगा तो वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। आप लोग के पास मैं पहले ही बता दिया हूँ कि मेरा रिमोट इस समय आप लोग के हाथ में है, जब चाहे रोक सकते हैं, जब चाहे तेज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग एक एक करके इसको समझते हैं। समझना बस इतना है, पहले तो इसको रट्टा लगाना है, क्योंकि फॉर्मूला कोई भी हो, रूल कोई भी हो, रटना पड़ता है। एग्जाम्पल कैसे अप्लाई होगा, समझने वाली बात वो है, कॉन्सेप्ट वो है, किस तरीके से किसी फॉर्मूले को हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, समझा वो जाता है। फॉर्मूला तो रटना पड़ेगा, याद करने का मैं जुगाड़ बता दे रहा हूं। अगर आधार सेम मिले, ठीक, अगर आधार सेम मिले, घात अलग अलग मिले और बीच में अगर गुणा हो तो जोड़ देंगे, अगर भाग हो तो घटा देंगे। क्लियर, पहला ऊपर का दो याद हो गया, कैसे करेंगे फिर सुनिए ध्यान से। अगर आधार सेम है, ध्यान यहाँ देखिए, यहाँ भी आधार ए, तो दोनों जगह आधार सेम है, पावर अलग अलग है, अगर गुणा होगा तो जोड़ देंगे, अगर भाग होगा तो घटा देंगे। किसको जोड़ेंगे, घटाएंगे, केवल पावर को, आधार को छूना भी नहीं है, ठीक है। तो घात को हम जोड़ घटा देंगे। तीसरा नंबर है, अब यहाँ पे तो हम लोग के पास आधार सेम था, घात अलग अलग था, उल्टा हो जाएगा, अगर आधार अलग अलग हो जाए, घात सेम हो जाए, और अगर भाग हो रहा है, यही आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में देना है। अगर आधार अलग अलग है तो जैसे भाग हो रहा है वैसे भाग हम होने देंगे, बस घात जो दो जगह था उसको हम एक जगह कर देंगे। क्लियर है, एक ये रूल है। अगला है, अगर किसी संख्या में घात के ऊपर घात है, अच्छा ये कैसे काम करेगा, टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, फिलहाल यही मान के चलिए कि कोई है जो परेशान करने वाला है थोड़ी देर के लिए, अभी जब मैं बता दूंगा तो परेशानी सारा खत्म हो जाएगा। अब ए कोई भी संख्या है, उस के घात के ऊपर घात है, तो घात के ऊपर घात है, दोनों को आपस में मिला देंगे, दोनों मिलके क्या कर लेगा, गुणा कर लेगा। तो ये फॉर्मूला है, ए टू द पावर m टू द पावर n विल बी इक्वल टू ए टू द पावर m इनटू n। एंड द लास्ट वन इज, if any number has a power 0 and if any number has power 0 then the value of that number will be always 1। कोई भी नंबर हो, उस पर कितना भी बड़ा नंबर हो, उस पर घात 0, जैसे ही घात 0 पड़ा वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 1। क्लियर है। अब इसको हम लोग अप्लाई करते हैं एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके। तो पहला है हमारे पास, जैसे एक हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन है, सब पे एक एक एग्जांपल देख लेंगे, काफी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, 2 टू द पावर 6 इंटू 2 टू द पावर 5, क्या होगा। अच्छा कोई बच्चे ये भी बोलेंगे कि सर बेईमानी कर रहे हैं, माइनस वाले भी एक बता दीजिए, चलिए बता देते हैं। चलिए 4 टू द पावर 5 इंटू 4 टू द पावर -3, ये भी ले लेते हैं, क्यों किसी को दुखी करें भैया। चलिए तो अब हमारा रूल क्या है, आधार सेम है, घात अलग अलग है, बीच में गुणा हो रहा है, रूल पता चल गया, ये रूल लगेगा। क्वेश्चन देख के पता करना है, आधार सेम दिख रहा है, घात अलग अलग, जैसी बात है पहला वाला है, या तो पहला होगा या दूसरा होगा। अब अगर गुणा दिख गया तो क्लियर हो गया कि ये पहला वाला है। रूल क्या लगेगा, जब भी हमारे पास आधार सेम है तो जो आधार है उस आधार को आप लिख लीजिए। आधार में क्या है, 2, लिख लीजिए 2। घात को क्या करना है, जोड़ देना है, 6 और 5 को जोड़ दीजिए, 6 + 5, और बताइए फटाफट क्या आएगा, 2 पर 6 और 5 मिलकर 11, ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। क्लियर। अब अगर आप चाहें तो 2 को 11 बार लिखिए, लिख के गुणा करिए, आंसर तो सेम वही मिलने वाला है। तो बेहतर हम यहीं पे क्यों ना छोड़ दें, क्यों एनर्जी ज़्यादा बर्बाद करने का जरूरत है। आगे चलते हैं, आधार बराबर घात अलग अलग गुणा, फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई। कैसे अप्लाई करेंगे, आधार का जो भी वैल्यू है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे 4, और घात में जो भी है उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि गुणा हो रहा है। अब जोड़ेंगे कैसे, क्योंकि बीच में एक माइनस बैठा हुआ है, तो ये तो सबको आता होगा ना। 5 और प्लस हम लोग को जोड़ना है, क्या जोड़ना है, -3, और 2 चिन्ह एक पास रखेंगे नहीं, झगड़ा करना शुरू कर देंगे। तो झगड़ा बचाना है तो बीच में एक दीवार खींचो,
बेहतर बात है ना, जब ज़्यादा झगड़ा हो तो बीच में एक दीवार खींच लो। यहाँ प्लस, बीच में माइनस आ रहा है, लड़ने शुरू करेंगे, लड़ने से बचाना है तो बीच में एक दीवार, दीवार में क्या आएगा, ब्रैकेट कोष्टक, माइनस और 3। तो हम क्या करेंगे, आधार सेम रहेगा, घात को जोड़ देंगे, 5 और -10 को, 5 और -10 को जोड़ दिए, जोड़ने पे क्या आएगा, 4 पर 2। ये मैं नहीं बताऊंगा कहाँ से आ रहा है, ये आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, हर एक चीज़ पका पकाया खाने पे थोड़ा सा मन बढ़ जाता है, तो बेहतर है कि भैया थोड़ा सा आप लोग अपना दिमाग लगाइए। 5 प्लस माइनस है, माइनस हो रहा है, घट रहा है, फाइनल खत्म। चलिए सेकंड नंबर, a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴n। अब हम लोग का ये दोनों था इसका और इसका। अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड वाले को। सेकंड वाले पे हम लोग को क्या करना है, आधार सेम रखना है। अब हर में सब में 2-2 लेके बताने का कोई जरूरत नहीं है, एक एक पे काम चलाता हूं। तो सेकंड वाले पे हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3 पर 5 है और भगे 3 पर 2 है, वैल्यू क्या आएगा, वही आएगा। किस तरीके से, आधार सेम है, आधार सेम है, घात अलग अलग है, घात अलग अलग है, भाग हो रहा है तो घात को घटा देंगे तो आधार सेम रहेगा, घात को घटा देंगे, 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया 3, फाइनल आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला हम लोग का है, अगर आधार अलग अलग, अब तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं सबका आधार सेम था, 2 2, 4 4, 3 3। अब हम लोग को आधार बदल देना है। आधार कैसे बदलेंगे, एक को ले लेंगे 5, एक को ले लेंगे 4, और उसके बाद से हम लोग को घात सेम रखना है। घात सेम रखना है, कुछ भी ले लेंगे, 3 और 3। क्लियर। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर यहाँ तो भाग को आपने बटा के रूप में लिखा है, यहाँ भाग को आप इस तरीके से लिख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो इसको 5 पर 3 और भगे 4 पर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन, कभी कभी बच्चे इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया जाता है दोनों भाग, लेकिन बच्चे कंफ्यूज ना हो इसलिए इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया जाता है, क्योंकि कभी कभी बच्चे लगाना हो ये रूल लगा देंगे, ये वाला रूल। तो इसके लिए बचाने के लिए कि ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे प्लस माइनस वाले, और इसमें थोड़ा सा अल्टर है इसलिए थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया जाता है। तो आप लोग इसको यही वाला तरीका ध्यान में रखिएगा, ये तो बस समझाने के लिए मैं लिखा हूँ, ऐसा नहीं है कि लिखा नहीं जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। एरो में दोनों तरफ बनाया हूँ, क्योंकि इसका ये इसके बराबर है और ये इसके भी बराबर है, दोनों में से कोई भी लिखा जा सकता है। वैल्यू क्या आएगा, तो जब भी आधार अलग अलग हो, भाग हो रहा हो, तो इन दोनों को पहले आप लिख लीजिए 5/4, और घात दोनों सेम है तो जो घात है उसको लगा दीजिए। 5/4 पर घात कितना आ जाएगा, 3, और वैल्यू क्या मिलने वाला है, 5 का पर 3 घात। अब 5/4 पर 3 है तो 5 का 3 और 4 का 3, 5 का 3 कितना होगा, 125, 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार, 5 5 25, 25 5 125। सेम वैसे 4 पर 3 घात का मतलब 64, आंसर फाइनल। क्लियर है। इसके बाद हम लोग का क्या है, घात के ऊपर घात। घात के ऊपर घात का मतलब, ये तो हम लोग का ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला, हाँ ठीक है। चलिए अब अगला हम लोग का है a⁴m⁴n। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 18⁻³ और इसके ऊपर पावर 4, कुछ भी है, कुछ भी नंबर है, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अगर इस, अच्छा एक और हम लोग लेते हैं, एक और थोड़ा सा ट्विस्ट खेलते हैं, थोड़ा सा 5 पर 2 और इसके ऊपर -3, ये ले लेते हैं, थोड़ा सा अंतर भी हो जाएगा क्वेश्चन में। चलिए अब हमारे पास एक आधार है, आधार के ऊपर एक पावर दिख रहा है, इस पावर के ऊपर भी पावर दिख रहा है। जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हो, पावर के ऊपर पावर हो, हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों में आपस में गुणा कर देना है। रूल यहाँ दिख रहा है, तो 18 जैसा है वैसा रह जाएगा और गुणा हो जाएगा 3 में 4 का 12, फाइनल आंसर। क्लियर। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, तो बस याद आपको फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूला याद होगा, क्वेश्चन अपने आप लग जाएगा। फिर वही 5 पर पावर के ऊपर पावर, 2 और -3 क्या आएगा, 5 पर गुणा करेंगे 2 और -3 का, 2 और -3 का गुणा -6, और जैसे ही माइनस लगा, इसके पहले वाला कॉन्सेप्ट याद करिए, जब भी घात माइनस में आएगा इसका मतलब प्रतिलोम। किसका प्रतिलोम, नीचे वाले का प्रतिलोम। तो आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/5 पर 6। क्लियर, ये भी सही है, ये भी सही है। बेहतर है आप लोग थोड़ा सा एक स्टेप आगे तक जाएं, क्यों बीच में छोड़ना है। क्लियर है। चलिए तो ये रहा हम लोग का आखिरी क्वेश्चन है, a⁴0 का वैल्यू क्या होगा। तो नीचे आधार में कुछ भी हो, प्लस में हो, माइनस में हो, बटा में हो, दशमलव में हो, परिमेय हो, अपर, कुछ भी हो, अगर उस पर घात 0 है तो वैल्यू हमेशा 1 होगा। जैसे 5 पर 0 वैल्यू 1, -5 पर 0 वैल्यू 1, 1/5 पर 0 वैल्यू 1, पाई पर 0
वैल्यू 1, ये सारा याद रखना है। तो नीचे चाहे कुछ भी हो, घात जैसे 0 लगा वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां तक हम लोग का फाइनल हो गया घातांक के रूल तक। उसके बाद एक हम लोग का आखिरी कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, घातांकों के मानक रूप। तो घातांकों के मानक रूप को समझते हैं। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करिए, ये तो आप लोग पहले से नोट डाउन कर लिए हैं। आप लोग एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए, कौन किसके बाद दिखा गया आप लोग को पता है पहले से ही। इन सब को नोट कर लीजिए। चलते हैं हम लोग अपने आखिरी कॉन्सेप्ट पे, घातांकों के मानक रूप पर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स। क्लियर? चलिए, हम लोग का फाइनल आखिरी जो कॉन्सेप्ट है वो है घातांकों के मानक रूप। तो मैं हेडिंग यहां पे बना लेता हूं, घातांकों के मानक रूप। इंग्लिश में क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स। क्लियर है? ये रहा हम लोग का आखिरी हेडिंग हम लोग का है। इसमें हम लोग को क्या करना है, जैसे एक बहुत बड़ा नंबर है, एक बहुत बड़ा डेसिमल पॉइंट है, एक बहुत बड़ा डेसिमल पॉइंट है, उस डेसिमल पॉइंट को आप लोग को छोटे से कम एरिया में लिख देना है। क्योंकि बड़ा एरिया में अगर आपसे कोई पूछे कुछ भी, जैसे बड़ा सा एक नंबर ले, जैसे यहाँ से सूर्य का दूरी कितना है, करोड़ में होता है, तो काफी 0 0 आएंगे। उसको छोटे से एरिया में, छोटे से जगह में लिखना है उसको। या फिर इलेक्ट्रॉन का साइज कितना है, इलेक्ट्रॉन आप लोग को मालूम होगा, जो भी केमिस्ट्री वगैरह साइंस वगैरह पढ़े हैं, मालूम होगा कि किसी भी पार्टिकल में 3 हिस्सा होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर उस इलेक्ट्रॉन का साइज, उस इलेक्ट्रॉन का रेडियस अगर आपसे पूछा जाए, बहुत छोटा होता है, डेसिमल में काफ़ी लंबे दूरी तक जाता है। तो डेसिमल में अगर काफ़ी लंबे दूरी तक जाए तो वैल्यू थोड़ा बड़ा होगा। उसको हम किस तरीके से छोटे फॉर्म में लिखेंगे, उसके लिए हम लोग सीखते हैं किसी भी संख्या का मानक रूप। अब कैसे काम करेगा मानक रूप, समझ लेते हैं इसको। चलिए, तो मैं 2-3 नंबर लिखता हूँ। जैसे आपके पास एक नंबर हो सकता है 0.000000001869, कुछ ऐसा नंबर, काफ़ी बड़ा 0 0 दिख रहा है। एक और लेते हैं। अच्छा, इस टाइप का एक मैं करता हूं, एक आप करेंगे। 0.0000001086, कुछ और चेंज करते हैं यार, लगभग सिमिलर दिख रहा है। 00785, ये रहा नंबर। एक और लेते हैं। अब डेसिमल लगाएंगे नहीं, अब डेसिमल यहाँ से गैप करते हैं। चलिए, एक नंबर हम लोग ले लेते हैं, इसको बीच में कर लें, यहाँ पे आंसर लिख लेंगे हम लोग 516000000000, एक ये रहा। एक और फाइनली लेते हैं, लास्ट, ये हम लोग का लास्ट है 71230500000000। क्लियर? ये रहा हम लोग का फाइनल नंबर। अब हम लोग को क्या करना है, इतना बड़ा नंबर लिखने से बेहतर है हम क्यों इसको छोटे नंबर में लिख लें। तो लिखने का तरीका क्या है, आप लोग को यही सीखना है। इसके लिए 2 चीज़, फिर कोई भी रूल बताने के पहले हमारा आदत है कि कोई एक ऐसा मैं ट्रिक बता दूं, एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा फॉर्मूला बता दूं जो हर तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। वो अपना एक फाइनल, एक अल्टीमेट रूल होता है। तो रूल हम लोग देखते हैं। आप लोग को 2 चीज़ याद रखना है। पहला, अगर दशमलव दाहिने भगता है तो पावर माइनस चढ़ेगा। कैसे चढ़ेगा टेंशन लेने का बात नहीं है, बस अभी तत्काल समझ लीजिए उसको। अगर दशमलव दाहिने जाता है तो घात माइनस चढ़ेगा, अगर दशमलव बाएं जाता है तो घात प्लस चढ़ेगा। ये समझ में आ रहा है? मेरे ख्याल से दाहिना बायां आप लोग का भी यही होगा। मेरा लिए उल्टा पड़ेगा, मेरे लिए थोड़ा सा उल्टा पड़ेगा, क्योंकि जब मैं ऐसे देखूंगा मेरे लिए बायां ये बन जाएगा, लेकिन मैं आप लोग के हिसाब से लिख रहा हूं। अगर दशमलव दाहिने जाता है घात माइनस चढ़ेगा, अगर दशमलव बाएं जाता है तो घात प्लस चढ़ेगा। कैसे होगा देखिए ध्यान से। हम लोग को करना क्या है, 2 चीज। पहला तो वो याद रखना है, और दूसरा दशमलव को बाएं से पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके जाना है। नॉन जीरो डिजिट का मतलब कि बाएं से 0 0 0 0 हटाते चलना है। देखना है कि 0 को छोड़ के पहला अंक कहाँ है, ये रहा। 0 नहीं देखना है, दशमलव के आगे चलिए फटाफट, और बाएं से दाहिने से नहीं खोजना है, बाएं से खोजना है। 0 को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से पहला अंक क्या दिख रहा है, तो पहला अंक 1 दिखा। जैसे ही हम लोग को ये अंक दिखा, क्या करना है, दशमलव को उठा के लेते जाना है इस 1 के बाद। क्लियर? तो पहला रूल हम लोग का क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उस नंबर में फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कहाँ है, यानी कि 0 को छोड़ के पहला अंक कहाँ है, वो हम लोग को मिलेगा। जैसे ही मिल जाएगा हम क्या करेंगे, डेसिमल को उठा के उसके बाद कर देंगे। डेसिमल को उठा के जैसे हम इसके बाद किए तो आप लोग को जानकारी होगा कि यहाँ से दशमलव खत्म तत्काल के लिए समझना है। यहाँ से डेसिमल खत्म, जैसे यहाँ से डेसिमल खत्म होगा डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे, और जैसे डेसिमल यहाँ पे लगा इन सारे 0 का काम खत्म।
क्योंकि डेसिमल वाले नंबर में सबसे बाएं और सबसे दाएं जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। ये बात आप रट्टा लगा लीजिएगा। कोई भी संख्या जैसे 1.5 लिखा हुआ है, 1.5, इसके इधर आप जितना मर्जी जीरो, इसके इधर आप जितना मर्जी जीरो लगा लीजिए, कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो डेसिमल वाले नंबर के दाहिने और बाएं तरफ जीरो का कोई मान, इसलिए ये खत्म हो जाएगा। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना आया 1.869। अब तो बेईमानी भैया, बेईमानी, इतने बड़े नंबर को सर आपने इतना कैसे लिख दिया? तो अभी हुआ नहीं है, थोड़ा सा और इसमें काम करना है। क्या करेंगे, एक लगाएंगे गुणा का चिन्ह, ठीक। उसके बाद से एक नंबर लिखेंगे 10 अपने पास, ये सब में करना है, ये 10 वाला काम सब में करना है। उसके बाद अब वो वाला रूल लगाना है। आप ये बताइए, दशमलव पहले यहाँ पे था, यहाँ से गया है यहाँ पे, दाहिने गया है या बाएं गया है? दाहिने गया है। और जब भी दशमलव दाहिने गया है तो दाहिने पर कौन सा घात लगेगा? माइनस। तो यहाँ पे माइनस। अब कितना बार गया है गिन लेना है, कितना अंक टपा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार टपा है, तो 11 फाइनल आंसर। ये होगा हम लोग का फाइनल आंसर। ये है हम लोग का तरीका। क्लियर है? एक बार और समझ लीजिए कैसे किया गया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जीरो को छोड़कर बाएं तरफ से जीरो को छोड़ के पहला अंक क्या है। जैसे हम लोग को अंक मिला, आप क्या करेंगे, दशमलव को उठा के लेके जाएंगे उस अंक के पास। जैसे ही उस अंक के पास गया, उसके बाद से बाएं तरफ के सारे जीरो खत्म हो जाएंगे। और जैसे ही बाएं तरफ के सारे जीरो खत्म हुए, जीरो को खत्म करके बाकी सारे नंबर को लिखना है, अपने पास से गुणा लगाना है, अपने पास से 10 लिखना है। उसके बाद से अगर दशमलव दाहिने गया है तो माइनस, अगर दशमलव बाएं आया है तो प्लस। वो अभी यहाँ समझ में आएगा। अब कितना बार टपा है उसको नंबर लिख देना है। क्लियर है? अब इस बेसिस पे आप लोग को ये करना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन बस आप लोग को यही दो मिलेगा। यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आज के लेक्चर में देने वाला नहीं हूँ, कुछ है ही नहीं देने वाला। अब ये हुआ। इसके बाद हम लोग आते हैं इस पर। अब हम लोग को डेसिमल में क्या करना है भैया? डेसिमल तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहा है। कहेंगे सर डेसिमल तो यहाँ पे था तो आपने टपा दिया, यहाँ तो डेसिमल है ही नहीं। तो अगर किसी भी नंबर में डेसिमल नहीं है तो हम ये मान लेते हैं कि डेसिमल सबसे दाहिने तरफ है, किनारे। ठीक है? अगर डेसिमल नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे कि डेसिमल कहाँ है? दाहिने तरफ सबसे किनारे। और फिर हम लोग को यही करना है कि देखना है कि बाएं तरफ से पहला अंक क्या है? जीरो नहीं होना चाहिए। तो 5, बाएं तरफ से सबसे पहला अंक क्या है? 5। जीरो है ही नहीं तो 5 है। यानी कि हम लोग को डेसिमल कहाँ लेके आना है? इस इलाके में। तो इसका मतलब डेसिमल को यहाँ से उठाएंगे और लेके जाएंगे कुछ यहाँ पे। क्लियर? कैसे जाएगा? वो ऐसे जाएगा। किस तरीके से? तो अब जैसे डेसिमल यहाँ से उठ के यहाँ आया तो हमारा नंबर ये मिला। और अभी मैं आपको यहाँ पे बताया था कि अब किसी भी डेसिमल वाले नंबर के दाहिने तरफ के जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो ये सारे जीरो खत्म हो जाएंगे। नंबर हमें क्या मिलेगा? 5.16। उसके बाद से इंटू, उसके बाद से 10। फिर अब वो दिमाग लगाइए, दशमलव यहाँ पे था, इधर आया है। अब ये तीर बाएं दिख रहा है या दाएं दिख रहा है? बाएं आ रहा है। और जब ये तीर बाएं आएगा, पावर किस में चढ़ेगा? प्लस में। तो पावर प्लस लिखते नहीं हम लोग, बस अंक गिन लीजिए कितना बार टपा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अरे यार ये भी 11, क्या बात है, 11। चलिए फाइनल आंसर, ये रहा हम लोग का फाइनल आंसर। क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, सेम यही बुद्धि लगाते हुए इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके आप लोग हमारे पास भेजिएगा, उसको मैं देख लूंगा। अगर कोई दिक्कत रहा फिर हम लोग अगले लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। अगर कोई दिक्कत नहीं रहा तो अच्छी बात है, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स टू यू ऑल। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।